जातियों ने राजनीति को एक तरीके से प्रभावित किया है। राष्ट्रवाद पे मतदान होगा तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद का लाभ ये देवेंद्र झाझड़िया को मिलेगा। इन्हीं की पार्टी के सर्वे सर्वा नेता बने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जाटों को तोड़ दिया। दशा और दिशा बदल गई है और वहीं से पूरे कांग्रेस खेमे में एक उम्मीद की किरण जगी और वहीं से कांग्रेस ने उसको कैच किया। और राहुल के साथ साथ पूरी कांग्रेस से हो सकता था कि कांग्रेसी कैंडिडेट के साथ इतनी मजबूती से नहीं जुड़ती, लेकिन राहुल कस्वा के साथ पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ वहाँ दिखाई दी। और पूरा चुनाव मैं मानता हूँ कि राजस्थान में कोई पहली सीट आएगी तो वो चूरू की आएगी। चूरू आएगी। देखिए, वहाँ कहते थे कि एक राहुल थे, दूसरे राहुल और आ गए, ऐसा बीजेपी का आरोप लगता था। बीजेपी वाले कहते थे कि केंद्र में नरेंद्र और यहाँ देवेंद्र, मोदी जी ने खुद कहा इस बात को। तो ये जो सारे समीकरण खेले गए वहाँ पर एक बात ये भी ध्यान दिया गया कि चुनाव जातिगत ना हो पाए, क्योंकि जिस तरह से राजेंद्र राठौर का चुनाव वहाँ पर लूज हुआ था बीजेपी को, और बीजेपी को लगता था कहीं ये जाट बनाम छत्री तमाम तरह की इस तरह की बातें ना हो, इसका कोई असर लगता है वहाँ पर पड़ा है। देखिए, धरातलीय यदि विश्लेषण किया जाए तो हमें कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 3 पीढ़ियों से जो जाट समुदाय का नेता आ रहा है, राहुल, उसके पिताजी, उसके दादाजी, उसकी माताजी, यदि हम ये कहें कि इतने साल वो रहे, क्या किया चूरू के लिए। मेरे साथियों ने अभी सवाल उठाए, किसान आंदोलन है वगैरह है। 4 बार इनके फादर भी रहे ना सांसद, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो किसानों के हित में काम करें। आज भी किसान वहाँ की वहीं हैं। आज हमारे पास 2 बार से जब से हम आ रहे हैं, बीजेपी के नाम पर सांसद बने तो वो अपने दम पर नहीं बने, वो जाट समुदाय के दम पर नहीं बने, वो मोदी जी के चेहरे पर बने हैं। तो मोदी जी का चेहरा इस बार भी है। इस बार हम जो नवोदित चेहरा लाए हैं, देवेंद्र झाझड़िया, खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ियों का खिलाड़ी बनने जा रहा है। बहुत ही अच्छे अंतराल से वो जीतेंगे और वहाँ काफ़ी कुछ प्रबल संभावना है कि विकास हो। अभी तक जाट समुदाय के नाम पे वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। और जाहिर सी बात है, इस बार भी मोदी का चेहरा देवेंद्र झाझड़िया को दिल्ली भेजने की पूरी तैयारी कर चुका है। संदीप जी, ये एक दफ़ा हम लोगों ने बात कर लिया, मुद्दा मसला जो भी चीज़ें, अब दूसरी बात करते हैं जातिगत समीकरण को लेकर के। इस बार कहा जाए राजस्थान में जो चुनाव हुआ बहुत जातिगत हुआ, ये दोनों दल कह रहे हैं, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, और हम लोगों को भी दिख रहा है कि बहुत जातिगत चुनाव हुआ। ऑटो को जो टिकटों की जो बंटवारे हुई, वो बड़ा ध्यान दिया गया किस क्षेत्र में किस ज़्यादा जाति के लोग हैं। पहले भी दिया जाता था, लेकिन कास्ट किंग एक जो शब्द होता है कि इस क्षेत्र में अगर किसी को देना तो उस कास्ट किंग नेता को देना जो प्रभावित कर पाए। उसका कोई असर पड़ा है वहाँ पर चूरू में? देखिए संतोष जी, बात यह है कि जाति भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है और हमेशा जाति के आधार पर चुनाव होते रहे हैं, जातीय गोलबंदियां भी होती रही हैं और जातियों ने राजनीति को एक तरीके से प्रभावित किया है। ये इसके अलग अलग विश्लेषण है, किसी के लिए ये अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान में जो अनुभव है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी जाति राज़ी नहीं है, खुश नहीं है। सारी जातियां भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं। जाट, गुजर, मीणा, राजपूत, ब्राह्मण, सब के सब नाराज़ हैं। उसके कई कारण हैं। उसके कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जातियों के नाम पे वोट तो लिए, लेकिन बाद में उन लोगों को धुतकार दिया, उन नेताओं को धुतकार दिया, उनको जो सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं किए। दूसरी बात यह है कि ओबीसी जातियों को पर ओबीसी की जनगणना का मुद्दा प्रभावी रहा है, पूरे देश में रहा है, राजस्थान में भी रहा है, ये सच है। राजपूतों का जिस तरीके से अपमान हुआ, उससे भी बहुत बड़ा बीजेपी को नुकसान हुआ। तो जिस चीज़ की मास्टर बनने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में, जो जातियों की सोशल इंजीनियरिंग की थी, इस बार वो सोशल इंजीनियरिंग अपने ही बुने हुए जाल में उलझ गई और वो उल्टी पड़ गई। देखिए, ये क्या जाति का खेल ऐसा होता है कि आप कोई पाशा फेंकते हैं, ज़रूरी नहीं वो हमेशा आपके पक्ष में ही जाए, कई बार आपके खिलाफ भी चला जाता है। और राजनीति में एक बार गोटियां निकल जाती हैं
तो फिर वो उनको समेटना अपने पक्ष में करना मुश्किल है। तो यही राजस्थान में भाजपा से नहीं हो पाया, यहीं वेस्टर्न यूपी में इसका प्रभाव रहा, इसका प्रभाव हरियाणा में रहा। वो इसलिए रहा कि किसान जातियों के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो थी, चाहे वो अग्निवीर का मसला हो, चाहे वो महिला पहलवानों का हो, चाहे किसान आंदोलन का हो, इन सारी चीज़ों में सरकार का, एक लोकतांत्रिक सरकार का जो रवैया होना चाहिए वो नहीं रहा। वो रवैया बहुत नकारात्मक रहा और उससे लोग नाराज़ रहे और वो नाराज़गी चुनाव में दिखने को मिली। चूँकि चूरू में कुछ जातियों का बाहुल्य है, जाट जाति का बाहुल्य है, लेकिन वो किसानों की नाराज़गी है। मैं उसको जाटों की नाराज़गी के रूप में नहीं देखता, वो एक किसानों की नाराज़गी है, किसान आंदोलन का प्रभाव है और वहाँ का किसान थोड़ा सा जागृत है, तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। मैं तो ये भी मानता हूँ, देखिए मैं ये मानता हूँ कि अगर राहुल कस्वा भाजपा से कांग्रेस में नहीं आते तो भी वहाँ भाजपा हारती, क्योंकि वो भाजपा का विरोध है। राहुल कस्वा को टिकट क्यों नहीं दी? क्यों उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कि आपका विरोध है, राहुल कस्वा ने कहा कि मेरा नहीं, पार्टी का विरोध है। यही पूरा झगड़ा चला जिसमें टिकट नहीं मिल पाई और राहुल कस्वा ने ये साबित किया कि मेरा विरोध नहीं है, देखिए मैं दूसरी पार्टी से भी चुनाव जीत सकता हूँ। तो वो पार्टी का विरोध था और पार्टी का विरोध क्या है कि जब रणनीतिक स्तर पे पार्टी कमज़ोर होती है तो वो व्यापक रूप ले लेता है। चूरू में यही रहा और सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हुई कि सबसे पहली सीटों में चूरू का पत्ता खुल गया और वो पत्ता खुल के वो धीरे धीरे राजस्थान में लग रहा था कि एक बार ये कहा जाने लग गया कि राजस्थान में 24 ही सीटों पे चुनाव है, चूरू का चुनाव तो हो गया। तो एक चुनाव आपके पहले ही हो, मतलब उसके बारे में इतनी चर्चाएं हो जाना, ये वहाँ एक एक वोट तय हो गया। और एक राजस्थान के वोटर की एक खासियत है, बाकी राज्यों में ये नहीं है कि वोटर जो है वो एक बार 6 महीने पहले भी डिसाइड कर लेता है ना। तो हमें लगता है कि 2 दिन पहले वोटर बदल जाता है, नहीं बदलता राजस्थान का। और विशेषकर चूरू, बीकानेर, जोधपुर ये वाले तो 10 साल पहले भी बात कर लेंगे ना कि संतोष जी 2040 में आपको वोट देंगे, तो कुछ भी हो जाए वो देंगे, है ना। वो लोग 5 साल सरकार बदल देते हैं, इसलिए योजना 5 साल पहले शुरू जाती है। जाति के समीकरण की बात करूंगा, आप कह रहे थे कि मुस्लिम वोट नहीं किए, लेकिन वहाँ बहुतायत जो मतदाता हैं वो जाट हैं। बात करूंगा मनोज न्यांगली जी की, जो सादुलपुर शहर से, जो सादुलपुर से जो विधायक हैं, वो खुद इनके परम विरोधी रहे। बाद में उन्होंने शिवसेना का दामन पकड़ करके बीजेपी को सपोर्ट किया है, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि उनको भी उम्मीद नहीं है कि वहाँ पर भाजपा मजबूती से चुनाव लड़ पाई। देखिए देवेंद्र जी, जैसा भी मैं सुन रहा था संतोष जी, कि किसी के लिए जातिवाद हो सकता है और किसी के लिए सोशल इंजीनियरिंग हो सकती है, बात अलग है। सबसे बड़ा मुद्दा न जाति का है न सोशल इंजीनियरिंग का, यहाँ है राष्ट्रीयता का मुद्दा। जब राष्ट्रीयता कहीं भी चलती है ना, तो उस समय न कोई जातियाँ सब कुछ गौण हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि चूरू का चुनाव राष्ट्रीयता का चुनाव है, राष्ट्रवाद का चुनाव है। यानी कुल मिला के जिस समय देश में माहौल बन रहा है और राष्ट्रवाद का माहौल बन रहा है, और इसका मुझे लगता है कि जो देवेंद्र झांझड़िया जो वहाँ के प्रत्याशी हैं उनको राष्ट्रवाद का लाभ मिलेगा। और बात ये होती है कि देखिए, किसी को टिकट मिलेगा, किसान आंदोलन हुआ, कि किसान आंदोलन की आपको भी जानकारी, मुझे भी किस प्रकार का मैनेज आंदोलन हुआ था, किस प्रकार का हुआ, कौन आंदोलन करने वाले थे, उनकी क्या क्या चीज़ें थी, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि आज का विषय वो है भी नहीं। कुल बात यह है कि आंदोलन कई दफ़ा प्रायोजित आंदोलन भी होते हैं, आंदोलन कई दफ़ा कराए भी जाते हैं, आंदोलन कई दफ़ा किसी कारणवश भी होते हैं। तो जो भी था हो गया, लेकिन इस समय वोट है, इस समय मतदाता है, वो राष्ट्रवाद के चुनाव हो रहा है, राष्ट्रवाद पे ही मतदान होगा। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद का लाभ ये देवेंद्र झाझड़िया को मिलेगा। यानी याद देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे मित्रों ने जैसे भी बताया कि इनकी बात का सम्मान करते हुए मैं कहूँगा कि देखिए, आज ये भारतीय जनता पार्टी के पास तो चेहरा दिख रहा है नरेंद्र मोदी, बाकी किसी के पास कोई विकल्प ही नहीं। किसको भाई मैं प्रधानमंत्री किसको बढ़ाऊँ, मुझे पता ही नहीं है। बीजेपी वालों के पास दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोटर है, यहाँ मैं केजरीवाल के नाम पे मांगूँ या ममता के नाम पे मांगूँ या राहुल गांधी के नाम पे मांगूँ, कोई असमंजस की। यानी देश कभी नहीं चाहेगा कि मध्यावधि चुनाव की स्थिति आए। आज जिस प्रकार के इंडिया गठबंधन के माध्यम से हो रहा है, यदि दुर्भाग्य से मानिए उनकी सीट आती है, तो देश को कभी भी मध्यावधि चुनाव की और धकेलने की कोशिश की जा रही है। यानी मतदाता समझता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, और वैसे भी दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। इनको अभी खुश होना चाहिए, राजी होना चाहिए। जीत रहे हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। सर्फ एक्सेल का विज्ञापन है, ढूंढते रह जाओगे, सब चीज़ चलने वाली है, सब चीज़ चलने वाली है। देखिए, आप बताइए, आप तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वहाँ पर चुनाव तो कह रहे हैं कि राहुल बनाम देवेंद्र हो गया था, कुछ लोग कह रहे राहुल बनाम राजेंद्र हो गया था।
सर का कहना है कि वहाँ पर मोदी के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे मतदान हुआ है। देखिए, ये जो चाहते थे, भाजपा चाह रही थी कि राष्ट्रवाद के ऊपर और नेशनल इश्यूज़ के ऊपर और मोदी के ऊपर चुनाव हो, लेकिन दुर्भाग्य से वो हो नहीं पाया। चुनाव आ गया जाति पे, और ये धर्म के नाम पर, धर्म की काट क्या जाति है, और ये कड़वी है लेकिन ये सच्चाई है, जाति है कि जाति नहीं। और जो शेखावाट इसके लेके मारवाड़ सब जगह पे जाति पे चुनाव, और कांग्रेस इसमें कामयाबी हो गई और बीजेपी इसमें फंस गई। और जो 400 पार का नारा तो मुझे लगता है शायद देना ही भूल गए लोग, है ना। और ये चीज़ें जो मोदी जी 2-3 चरणों तक ये बोलते रहे कि आरक्षण नहीं हटाएंगे, संविधान नहीं बदलेगा, तो कांग्रेस के ट्रैप में फंस गए। तो जाति पे चुनाव आ गया, जाति पे चुनाव आते ही कांग्रेस में जान आ गई। और ये चुनाव जब जाति पे आ गया, चाहे राजेंद्र की बात करो, देवेंद्र की बात करो, चाहे वो कह रहे थे कि दिल्ली में नरेंद्र, यहाँ पे देवेंद्र, लेकिन फिर बीच में वो भी तो आ गया, राहुल का है। तो ये समस्या है कि चाचा भतीजा की जो लड़ाई हो, राजेंद्र राठौड़ की वजह से पूरा चूरू का चुनाव बिगड़ गया। उन्होंने अपनी ईगो पे ले लिया, अस्मिता पे ले लिया, और राहुल कस्वाहा जो टिकट कटवाई, और वो चुनाव, हालांकि राहुल कस्वाहा का टिकट काट के जाट को ही टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव क्योंकि एक राजपूत ने कटवाया, तो चुनाव जो तारानगर का जो सीन हुआ वो चुनाव उसी तर्ज पर यहाँ पे पार्लियामेंट वाला चुनाव लड़ा गया, और ये चुनाव जाति पर लड़ा गया। जाट और से राजपूत का जो समीकरण वो हुआ, और इसमें गोलबंदी में बीजेपी पूरी तरह से ट्रैप में फंस गई, और मोदी जी को खुद को आना पड़ा वहाँ पे। और मोदी जी पिछली बार भी तारानगर में आए थे, तो शायद सफल नहीं हो पाए थे, और मुझे लगता है इस बार भी हुआ है। तो अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे जाटों का बड़ा वोट हो, तो मुझे लगता है कांग्रेस तरफ ज़्यादा दिख रहा है। आपके तमाम सर्वेज, आपके पूरे सूत्र, कहीं से भी आप पता कर लीजिए, चूरू की सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। मैं जीतने जा रही है। संतोष जी, ये बताइए, वहाँ पर जातिगत समीकरण पर जैसी चर्चा हुई, 3 और लोगों ने कहा, आपका क्या मानना है? वहाँ पर जाति चली है, या राष्ट्रवाद चला है, या देवेंद्र चला है, या राहुल चले हैं, यहाँ पर राजेंद्र चले हैं? बहुत सारे चेहरे हैं वहाँ पर, चूरू लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे चेहरे हैं। कांग्रेस तरफ से डोटासरा का भी नाम लिया जाता है, तो आपको क्या लग रहा है? संतोष जी, आपने पहले विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान घूमा, और अभी लोकसभा चुनाव में भी आप सभी जगह गए हैं। मेरे साथियों ने कई मुद्दे उठाए। सबसे पहले मुद्दे पे बात करें किसान आंदोलन। आप मुझे बताइए, टिकैत ने इतना बड़ा आंदोलन किया, राजस्थान वाले कितने % थे वहाँ? कुछ भी नहीं, नील बटा नील। राजस्थान में टिकैत ने जब सभा की सीकर में, बड़ा अफसोस करके गया वो, कि यहाँ के किसान हमारे यहाँ साथ नहीं हैं। यहाँ की सभा में किसान ही नज़र नहीं आए। इसका मतलब है किसानों का मुद्दा नहीं है। रही दूसरी चीज़, जातिवाद। 15% जाट हैं सबसे ज़्यादा। एक ज़माना था जब जाटों का था ये पूरा मारवाड़, शेखावाटी वगैरह, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इन्होंने शासन किया। डेवलपमेंट कहाँ किया? मुझे एक भी परिवार का बताइए, मदेरना, मिर्दा, ओला, कहाँ डेवलपमेंट किया? झुंझुनू में कहाँ है सीसराम ओला का कहीं दिखाई दे रहा है? मदेरना परिवार ने दिखाई दिया? इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया। इन्हीं की पार्टी के सर्वे सर्वा नेता बने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जाटों को तोड़ दिया, जाटों को नीचे झुका दिया राजनीति में। जाटों की हिम्मत नहीं रही कि अशोक गहलोत के राज में वो बोल सके, अपना हक मिल सके। कहीं भी जाट उठे नहीं। तो यहाँ हमारा जो बीजेपी से जीता हुआ आदमी कांग्रेस में आ गया 2 दिन पहले, और उसको टिकट दे दिया, और फिर वो ट्वीट कर रहा है, मोदी जी आपका आभार, आपकी वजह से मैं 2 बार रहा। अरे भाई, जब आप कांग्रेस में आ गए तो गहलोत का करो, सोनिया का करो, मोदी जी को क्यों? आप परंपरागत वोट आप बीजेपी के लेना चाह रहे हैं, नहीं मिलेगा। राहुल कस्बा को परंपरागत वोट के साथ जाटों का वोट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, डेवलपमेंट नहीं। परिवारवाद का नुकसान हो जाए, परिवारवाद का नुकसान होगा, लेकिन डेवलपमेंट चाहता है आज का युवा, नौकरी चाहता है, कैरियर चाहता है, हमारे शहर गाँवों का विकास चाहता है। कहाँ किया? ये सोचना होगा, और सोच समझकर ही इस बार युवाओं के साथ बुजुर्गों ने भी वोट दिया है, महिलाओं ने वोट दिया है। और वो राजनीति कहीं ना कहीं ये संदेश दे रही है कि नया चेहरा देवेंद्र झाझड़िया आ रहा है। अब फाइनल करते हैं संदीप जी, चूरू किसके साथ है, कांग्रेस या बीजेपी? चूरू कांग्रेस के साथ है। आप बताएं सर, आपको क्या लगता है, चूरू बीजेपी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ के भग गए। चंदनमल वैद्य इतने बड़े नेता थे, उनके बेटे बीजेपी में आ गए। कांग्रेस में भगदड़ मच रही है। जब कोई जहाज डूबने लगता है तो मैं चूहा वो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भगदड़ मच रही है वो कांग्रेस में हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी है, इनको अभी प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। चूरू में स्थिति ठीक नहीं है? नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हारने वाली कांग्रेस वहाँ बुरी तरह से हारेगी। राहुल कस्वाहा जी के आगे एक्स सांसद लग जाएगा।
आप बताइए क्या लगता है वहाँ चूरू पे कौन जीत रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? तमाम सर्वेज सिर्फ भाजपा के लोग हैं जो पार्टी की बात करेंगे स्वाभाविक है, लेकिन तमाम सर्वेज, तमाम सूत्र और तमाम पूरे चुनाव का जो सिनेरियो ये कह रहा है कि एज कांग्रेस के पास है और मुझे लगता है राहुल कसवा सांसद बनने जा रहे हैं। हाँ, आप बताइए क्या फाइनल कट क्या है आप? देखिए, हमें तो यही लग रहा है कि देवेंद्र झांझड़िया है, क्योंकि जहां राहुल के साथ दूसरे जाट नेताओं का नाम है, तो नो डाउट सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए या अभी टिकट नहीं मिला, लेकिन चूरू उनका पैतृक गांव है, उनका असर है, तो दोनों के वोट और परंपरागत वोट देवेंद्र झांझड़िया को जिता रहे हैं, साथ में मोदी का चेहरा। एक बार फिर से यही सीट बीजेपी के पास जा रही है। आपके हिसाब से बीजेपी? जी बिल्कुल, बीजेपी। तो यहाँ पर चूरू लोकसभा क्षेत्र का जो एग्जिट पोल है 2-2 से टाई रहा है। 2 लोगों ने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस, 2 लोगों ने कहा बीजेपी, और जो एक्चुअल जो वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट भी यही कह रही है कि बहुत फंसी हुई गेंद है, किधर जाएगी, चौका लगेगा, छक्का लगेगा, क्लीन बोल्ड होगा, हिट विकेट होगा, क्या होगा इसका कह पाना मुश्किल है, क्योंकि उस पूरे खेल में एक खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया। तो यहाँ से जो एग्जिट पोल है एबीपी का, उसमें ये बात साफ हो गई है कि 2-2 से यहाँ मैच टाई रहा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर किसी की तरफ एक तरफा माहौल नहीं बनता दिखाई दिया। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।